नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेज पर। आज की करंट अफेयर्स की क्लास नोट्स की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक्स, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है पर्यावरण मंत्रालय ने नई संसद को क्लियरेंस दे दी है। 2 मई 2020 को विशेष मूल्यांकन समिति ने 922 करोड़ रुपए के अंदर एक नए संसद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सेंट्रल विस्टा कमेटी ने भी इस योजना को मंजूरी दे दी है। इस संसद की जो नई क्लियरेंस है उसे मंजूरी न देने के पीछे एक बड़ा कारण था पेड़ों की कटाई, क्योंकि पेड़ों की कटाई और इससे संबंधित पर्यावरण संबंधी चिंताओं का जो उच्चतम न्यायालय के जो मामला है वो उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित था। हालांकि शीर्ष अदालत ने हाल ही में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोविड-19 संकट के बीच केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट परियोजना का समर्थन कर रहा है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अनुसार संसद का निर्माण 93 साल पहले किया गया था और एक नई इमारत का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस परियोजना का जो लक्ष्य है वो त्रिकोणीय संसद भवन का निर्माण करना है और इसके तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ की मरम्मत की जाएगी। सेंट्रल विस्टा क्या है? तो नई दिल्ली के अंदर जो संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, नेशनल आर्काइव्स, इन सभी को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। संसद भवन को जो लुटियंस और बेकर के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस के द्वारा डिज़ाइन किया गया और सचिवालय में नॉर्थ और साउथ दोनों ब्लॉक शामिल हैं, उसे हर्बर्ट बेकर के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। कई इतिहासकार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस परियोजना से ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान होगा, यह उसे ध्वस्त कर देगी। इस योजना के 2022 तक पूरी होने की संभावना है और नई इमारतों में जो अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था होगी, साथ ही नए भवन में मेट्रो कनेक्टिविटी और अलग से मेट्रो स्टेशन भी होंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है, उसके तहत 5 और जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें जोड़ा गया है। 1 मई 2020 को उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों के अंदर शामिल है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा व नगर हवेली, दमन दीव और हिमाचल प्रदेश। इस तरह से ये राज्य और केंद्र शासित इस स्कीम के अंदर सम्मिलित हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जोड़ा जाएगा, जिसमें पहले से इस क्लस्टर के अंदर 12 और राज्य भी शामिल हैं। इन राज्यों में MP, मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और त्रिपुरा, ये राज्य भी इसके अंदर शामिल हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में बात करें तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो राशन कार्ड की जो इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी है उसे सुनिश्चित करना है। यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत खाद्यान्न लेने वाले लोगों के लिए उपयोगी है और प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रणाली काफ़ी अधिक उपयोगी, क्योंकि भारत के अंदर लगभग 37% जो आबादी है वो प्रवासी मजदूरों की है, जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं और उन्हें अब राशन लेने के लिए कोई किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी राज्यों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो रही है। अब हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में। जो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार देश में लगभग 81 करोड़ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत सरकार समाज के जो सबसे कमज़ोर वर्ग हैं, अर्थात जो अंत्योदय परिवार हैं, उनको कवर कर रही है और इन परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न इस योजना के तहत यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपलब्ध करवाया जाता है। ऑनलाइन डिपो सिस्टम, तो ये भारत सरकार ऑनलाइन डिपो सिस्टम के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एकीकृत करने की योजना भी बना रही है। हाल ही में CSIR ने एक किसान सभा ऐप विकसित किया है। 1 मई 2020 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इसके साथ में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CSIR और CRRI, इन दोनों ने संयुक्त रूप से किसान सभा एप्लीकेशन लॉन्च की है और इस एप्लीकेशन को किसानों को
माल ढुलाई और आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो यह ऐप है, इसका उद्देश्य किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना और उनके लाभ को बढ़ाने में मदद करना है। यह संभव है क्योंकि यह जो एप्लीकेशन है ये मध्यस्थों के हस्तक्षेप को कम करता है, यानी कि जो बीच में बिचौलिए होते हैं उनकी इसमें आवश्यकता नहीं होती है और सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ इसे जोड़ता है। इस प्रकार किसान अपनी जो फसल है उनके लिए सर्वोत्तम बाजार दर प्राप्त कर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन के कार्यों की बात करें तो एप्लीकेशन निम्न तरीकों से इन किसानों को मदद करेगा। यह एप्लीकेशन ट्रांसपोर्टर्स और किसानों को जोड़ता है, यानी जो मालवाहक और जो किसान हैं उन्हें आपस में जोड़ता है। यह सेवा प्रदाताओं, मंडी डीलरों और ऑनलाइन स्टोर, खुदरा दुकानों, संस्थागत खरीदारों आदि अन्य ग्राहकों की भी मदद करता है। यह पोर्टल कृषि से जुड़ी हुई प्रत्येक इकाई के लिए सिंगल स्टॉप के रूप में कार्य करता है और किसानों और ट्रांसपोर्टरों के अलावा यह एप्लीकेशन उन डीलर्स के लिए भी सहायक है जो कि कीटनाशक और उर्वरक के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से ये जो एप्लीकेशन है वो कृषि और उससे जुड़े हुए कार्यों और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह के बहुत से सेक्टर से जुड़ा हुआ है, उन सभी के लिए लाभदायक होगा। इस एप्लीकेशन के द्वारा 6 जो मॉड्यूल संचालित होते हैं जिनमें से मंडी डीलर, किसान, ट्रांसपोर्टर, सेवा प्रदाता, उपभोक्ता और मंडी बोर्ड के सदस्य शामिल हैं। इस प्रकार से ये जो 6 मॉड्यूल हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित होंगे। अब इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए पहले एशिया की सबसे बड़ी जो मंडी है आज़ादपुर मंडी, उसमें एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था। इस अध्ययन के तहत सबसे बड़ी दरों पर बेचे जा रहे उत्पादों और अपव्यय जैसी प्रमुख चुनौतियों का अध्ययन किया गया था। और आप देख पा रहे हैं जो किसान सभा जो ऐप है उसका इंटरफेस, ये 2 स्क्रीन आपने दी गई है, पहली स्क्रीन और ये दूसरी स्क्रीन, ये किसान सभा ऐप का एक इंटरफेस है। USAID ने भारत की जो पहल परियोजना है उसमें $3 मिलियन प्रदान किए हैं। पहल अर्थात पार्टनरशिप्स फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी, ये अमेरिका की जो USAID है यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और इसके अलावा नई दिल्ली की स्थित जो कंपनी है IPE ग्लोबल, इन दोनों के बीच में इन दोनों के माध्यम से इनके सहयोग से एक परियोजना, पहल नामक परियोजना प्रारंभ की गई है। अमेरिका ने घोषणा की है कि वे कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए भारत को पहले $5.9 मिलियन की सहायता के अलावा $3 मिलियन की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करेगा। अब तक USAID यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने $5.9 मिलियन प्रदान किए हैं और हाल ही में आवंटित किए गए धन का उपयोग जनता को सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों को प्रसारित करने, प्रभावितों की देखभाल करने, निगरानी और मामलों की खोज करने के लिए किया जाएगा। USAID निजी क्षेत्र में संसाधन जुटाने के लिए, वित्तीय सुविधा स्थापित करने के लिए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की मदद भी करता है। इससे लगभग 20,000 से अधिक जो स्वास्थ्य फैसिलिटी लाभान्वित होंगी जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में नामांकित हैं। इसी के अलावा अब USAID की बात करें हम तो ये यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो $27 बिलियन से अधिक के बजट के साथ विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय सहायता एजेंसियों में से एक है। यानी इसका जो बजट है वो $27 बिलियन है और इसी के साथ ही विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय सहायता एजेंसी बन जाती है। USAID गरीब राहत, आपदा राहत, तकनीकी सहयोग और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए धन प्रदान करती है। अब पहल की बात करें तो पार्टनरशिप्स फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी, पहल योजना, ये इसका पूरा नाम है। पहल योजना जो है USAID और IPE की एक संयुक्त पहल है और इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है शहरी गरीबों को गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करना, यानी शहर में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य 2020 तक भारत के 10 मिलियन गरीबों की सहायता करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया यश कार्यक्रम। 30 अप्रैल 2020 को यश कार्यक्रम को साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। यश जिसका पूरा नाम ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ है, यानी ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, यानी कि विज्ञान और स्वास्थ्य पर
जो जागरूकता का वर्ष, जिसे YASH या यश भी कहा जाता है, इसका शॉर्ट में यश कहा जाता है। इस पहल का जो उद्देश्य है सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और समुदायों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, और इसके द्वारा सरकार सही निर्णय ले सकती है और संबद्ध जोखिमों का प्रबंधन और भी बेहतर तरीके से कर सकती है। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत कार्यरत एक संस्था है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, यानी NCSTC ने कोविड-19 पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यश लॉन्च किया है, और यह स्वास्थ्य पर जमीनी स्तर की प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक विज्ञान और स्वास्थ्य संचार की पहल है। इस योजना के तहत NCSTC ने शैक्षणिक, मीडिया, अनुसंधान और स्वैच्छिक संगठनों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने और चुनौतियों का समाधान करने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विज्ञान और रिस्क कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि जोखिम संचार सॉफ्टवेयर, इसके अलावा ऑडियो विजुअल, लोक प्रदर्शन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और संचारकों को चुनौतियों का सामना करने के लिए शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा, और इसका जो उद्देश्य है वो है सार्वजनिक जागरूकता की मदद से सभी स्तरों पर कोविड-19 के जोखिमों को कम करना, ये इसका उद्देश्य है। इसी के साथ हमारी आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो कंप्लीट होती है, और बारी है हमारे आज के क्वेश्चन की। तो हमारा आज का प्रश्न है, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप यानी IBP की द्वारा संचालित ओपन बजट सर्वे में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही यानी बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसका जवाब है भारत का स्थान इसमें 53वां रहा है, और न्यूजीलैंड इसमें 87 अंकों के साथ में प्रथम स्थान पर रहा है। भारत के जो अंक हैं औसत अंक 45 से अधिक हैं, और भारत के अंक 49 रहे हैं, यानी विश्व का जो वैश्विक औसत है इसका वह 45 रहा था, और भारत का जो स्कोर है वो 49 यानी 49 रहा है। और इसी के साथ भारत 53वें स्थान पर पहुंचा है, और इसमें प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड, द्वितीय पर साउथ अफ्रीका रहा है। तो इसी के साथ आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू।